आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस जिसे आम भाषा में टीबी कहते हैं, राजयक्ष्मा कहते हैं, सोस कहते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। ट्यूबरक्लोसिस क्या है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या है, यानी ट्यूबरक्लोसिस के रोगी में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के केस में कौन कौन सी जांचें करा सकते हैं, साथ ही साथ में ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में आयुर्वेद में क्या कहा गया है, गवर्नमेंट किस तरीके से ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में आपकी हेल्प कर रही है, इन सारे विषयों पे मैं आज आपसे बात करूंगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और जिस बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये एक रॉड शेप्ड एरोबिक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। यानी आप ऐसे समझिए कि जब भी कोई ट्यूबरक्लोसिस से प्रभावित व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो उसकी वजह से इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो छींक के थ्रू या खांसने के थ्रू एनवायरनमेंट में चारों तरफ फैल जाते हैं। और जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम है, जिसकी इम्यूनिटी कम है, उस एनवायरनमेंट में आता है तो ये बैक्टीरिया उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और वहां जाकर के बैक्टीरिया अपना स्प्रेड करता है, मल्टीप्लाई करता है और उस व्यक्ति में टीबी की बीमारी हो जाती है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर इसके ट्रीटमेंट को सही से नहीं किया गया, अगर टीबी को सही से ट्रीट नहीं किया गया तो एक व्यक्ति जो टीबी से इन्फेक्टेड है साल भर में 10 या उससे ज्यादा लोगों को प्रभावित कर सकता है। यानी आप समझिए कि टीबी का ट्रीटमेंट न केवल रोगी के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि हमारी सोसाइटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक इन्फेक्टेड व्यक्ति अगर एनवायरनमेंट में रह रहा है, आपके आस पड़ोस में रह रहा है, तो साल भर में पॉसिबिलिटी है कि ये 10 या उससे ज्यादा रोगियों को यानी स्वस्थ व्यक्तियों को टीबी का रोगी बना सकता है। अब बात करें कि टीबी के रोगी को क्या लक्षण आते हैं, तो वैसे तो टीबी के केस में बहुत सारे लक्षण आते हैं, बट मैं आपसे कुछ टिपिकल कैरेक्टर के बारे में बात करूंगा। जैसे टीबी के केस में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो आपको शिकायत मिलेगी वो मिलेगी खांसी की। यानी इस पेशेंट को खांसी रहती है और ये जो खांसी रहती है ये नॉर्मल कफिंग की तरह नहीं है, ये लंबे समय तक चलने वाली खांसी है। अगर किसी व्यक्ति को 4 हफ्ते यानी 1 महीने या उससे ज्यादा तक खांसी रहती है, साथ ही साथ में इसका वेट लॉस हो रहा है, यानी जो पेशेंट कहेगा कि वजन डॉक्टर साहब मेरा पिछले 1-2 महीने से काफी वजन कम हुआ है, साथ ही साथ में इसको भूख नहीं लगेगी, इसको थकान रहेगी। और एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है दैट इज इवनिंग राइज बॉडी टेम्परेचर, यानी शाम के समय में इसको दिन भर लगेगा थका थका और शाम को इसको ऐसा लगेगा कि इसको हल्का सा फीवर आ रहा है। हालांकि जब आप थर्मामीटर से इसे मेजर करेंगे तो इसकी बॉडी का टेम्परेचर 99 या 99.5 के आसपास ये बॉडी टेम्परेचर रहता है। इसमें भूख की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है, रात में इसको पसीना आता है, ये सारे लक्षण आप इसमें देखने को मिलेंगे। अब बात करें कि इसके केस में आप कौन कौन सी जांचें करा सकते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस के केस में बहुत सारी जांचें आज के समय में अवेलेबल हैं, बट सबसे पहला जो ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट है वो है आपका बलगम की जांच। यानी जो पेशेंट का बलगम है उस एग्जामिनेशन के लिए एसिड फास्ट वेसिली देखा जाता है और उसकी हेल्प से इसको एग्जामिन किया जाता है, यानी स्पूटम को एग्जामिन किया जाता है कि उसके अंदर बैक्टीरिया है कि नहीं। दूसरा जो टेस्ट है इसमें आप एक्सरे करा सकते हैं। एक्सरे में एपी व्यू के थ्रू देख लेते हैं कि लंग्स में कितना डैमेज है या लंग्स का कौन सा एरिया जो है बैक्टीरिया से प्रभावित हुआ है। साथ ही साथ इसमें आप सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं। एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि आज के समय में बहुत सारी एडवांस जांचें भी आ गई हैं, जैसे सीबी नेट जांच कराते हैं या जीन एक्सपर्ट कराते हैं जिसमें बैक्टीरिया के डीएनए को मल्टीप्लाई करके देखा जाता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट जांचें करा सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि जो सीबी नाट की जांच है या आपकी बलगम की जांच है, ये सारी जांचें गवर्नमेंट के जितने भी सेंटर हैं, डॉट सेंटर हैं, वहां पे ये जांचें फ्रीली अवेलेबल है। तो ये तो मैंने आपको टीबी के ट्रीटमेंट और टीबी के लक्षण और टीबी के जो है जांच के बारे में बताया। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जो टीबी की बीमारी है ये न केवल आपके लंग्स को प्रभावित करती है बल्कि लंग्स के अलावा बॉडी के अन्य पार्ट्स में भी ये हो सकती है। टीबी जब आपके लंग्स को प्रभावित करती है यानी आपके फेफड़ों में जब ये बीमारी होती है तब इसको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। लेकिन लंग्स के अलावा जैसे आंतों में टीबी हो जाना, ब्रेन में टीबी हो जाना या आंखों में टीबी हो जाना, आंतों में टीबी हो जाना, यानी अन्य ऑर्गन में टेस्टिकल में टीबी हो जाना, यूट्रस में टीबी हो जाना, तो इसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। और मैं बताना चाहूंगा
कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के केस में जो ट्रीटमेंट है वो नॉर्मल टीबी से थोड़ा लेंदी है, ज्यादा लंबे समय तक चलता है। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्रीटमेंट है वो लंबा ट्रीटमेंट है, तो इसके लिए आपको पेशेंस बनाए रखना है। जितना इंपॉर्टेंस इसमें डॉक्टर का है उससे कई गुना इंपॉर्टेंट इसमें पेशेंट का कोऑपरेटिव होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करूं तो टीबी का जो ट्रीटमेंट है, पर्टिकुलरली अगर मैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस यानी आपके लंग्स की टीबी के बारे में बात करूं तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो 6 महीने या 9 महीने डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द टीबी, यानी टीबी कितना ज्यादा है उसके आधार पर ये चलाया जाता है। और अगर इसमें देखें तो ड्रग्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा, इसमें 2 फेज में ट्रीटमेंट चलता है। जो पहली फेज होती है इसको अपन इनिशियल फेज कहते हैं, और जो दूसरी फेज है वो कंटिन्यूअस फेज होती है। जो इनिशियल फेज है इसमें एक्चुअली 4 दवाइयां चलती हैं, जैसे रिफाम्पसिन, आइसोनियाजेड, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल, और बाकी के जो 4 महीने होते हैं ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जो इनिशियली हमारा टारगेट होता है उसमें मैक्सिमम बैक्टीरिया को किल करने का टारगेट होता है, ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया को मारा जा सके। और जब बैक्टीरिया अप्रोक्सीमेटली 90-80% बैक्टीरिया डिक्लाइन हो जाता है, बैक्टीरिया कम हो जाता है शरीर में, उसके बाद इसको परमानेंटली खत्म करने के लिए 4 महीने या 6 महीने आपके डॉक्टर के आधार पर इस दवा को और आगे कंटिन्यू चलाया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कहा गया है। तो जो ट्यूबरक्लोसिस है आयुर्वेद में इसका जिक्र आपको राजयक्ष्मा के रूप में मिलता है, सोस के रूप में मिलता है। मैं बताना चाहूंगा कि टीबी एक एंशिएंट डिजीज है जिसका एक्सप्लेनेशन आपको आपके वेदों में, हमारे वेदों में मिलता है। आचार्यों ने इसका एक्सप्लेनेशन आयुर्वेदिक जो संहिताएं हैं उनके बारे में, चरक संहिता में भी इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है। ये बीमारी बहुत लंबे समय से है। अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो आयुर्वेद मान के ये चलता है कि जिस व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है, जिसे व्याधि क्षमत्व कहते हैं, या जिसकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती है, उस व्यक्ति में ये बीमारी होती है। साथ ही साथ में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, इसमें मेनली धातुओं का लॉस होता है। आयुर्वेद जो सप्त धातु की बात करता है तो धातुओं का उत्तरोत्तर क्षय होता चला जाता है, तो इसीलिए इसमें जो मेन प्रायोरिटी है, इसमें जो चिकित्सा की जाती है उसमें आपको इस तरीके की औषधियां दी जाती हैं जो आपके सप्त धातु निर्माण में इन्वॉल्व हों। इसमें अगर लाक्षणिक चिकित्सा के बारे में बात करें तो आयुर्वेद में बहुत सारी चिकित्सा ऐसी है जो इसमें जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे कफिंग को रिड्यूस करने के लिए तालिश आदि चूर्ण है, सीतोपलादि चूर्ण है, पिपली चूर्ण है, इन सब का जिक्र मिलता है। साथ ही साथ में आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए बहुत सारी औषधियां, रसायन औषधियां चलाई जाती हैं, जैसे अमल की रसायन है, च्यवनप्राश है। तो इसके थ्रू जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है अगर उसको सिंक्रोनाइज कर दिया जाता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ में, तो जो साइड इफेक्ट हैं एलोपैथिक मेडिसिन के वो बहुत कम देखने को मिलते हैं और पेशेंट का रिकवरी टाइम फास्ट हो जाता है। हो सकता है उसे कम समय तक दवाई लेनी पड़े, उसके साइड इफेक्ट कम हो और वो अच्छे से रिकवर कर जाए। तो इस तरीके से अगर आप टीबी को ट्रीट करना चाहते हैं तो इसमें आप होलिस्टिक अप्रोच जो का ले सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस को लेकर के ये सारी जानकारी, अगर फिर भी आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।